हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांख्य फिलॉसफी। तो जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी को हमारे एंशियंट कल्चर में, एंशियंट इंडिया में बेसिकली बोला गया है दर्शन। और दर्शन का क्या मतलब होता है? दर्शन का मतलब होता है देखना। यहाँ पे देखने का मतलब सिर्फ सिंपल आंखों से देखना नहीं है। देखने का मतलब है टू सी रियलिटी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। इस एग्जिस्टेंस में जो भी रियलिटीज प्रेजेंट है ना, जो भी रियलिटीज हैं उनको देख पाना ही बेसिकली क्या है? फिलॉसफी है। तो हमारे एंशिएंट इंडिया में अलग अलग ऋषि मुनि हुए हैं, ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने फिलॉसफी दी है। मेनली हम 6 फिलॉसफी पढ़ते हैं, इनको 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी बोलते हैं। इसी में से एक फिलॉसफी हम पढ़ेंगे, सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ओल्डेस्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। सबसे प्रोमिनेंट इसको माना जाता है, ओल्डेस्ट फिलॉसफी माना जाता है। और ये फिलॉसफी जो है ऋषि कपिल हुए हैं, सेज कपिल हुए हैं, उनके द्वारा दी गई है। तो ऋषि कपिल जो हुए हैं उन्होंने इस पूरे एग्जिस्टेंस में कुछ रियलिटीज को समझा होगा, जाना होगा, और उन्होंने जब ये अपने विचार रखे है ना, या लिखा इसको, तो इसको बोला गया सांख्य फिलॉसफी। तो आइए इसको समझ लेते हैं। द वर्ड सांख्य इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स नंबर। ये जो शब्द है सांख्य है ना, ये सांख्य संख्या, इसका मतलब क्या है? संस्कृत शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है? इट स्पेसिफाई द नंबर एंड नेचर ऑफ द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स एंड देयरबाय इंपार्ट्स नॉलेज ऑफ रियलिटी। ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, ये कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है, उस नंबर की यहाँ पे बात की गई है। तो ऋषि कपिल ने ये बताया है अपने इस फिलॉसफी के अंदर कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है वो कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो ये नंबर कितना है? 25 है। तो ऋषि कपिल ने कहा कि भाई ये 25 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है और इनसे ही हमारा यूनिवर्स जो है बना हुआ है। तो इन 25 नंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट को इन्होंने समझाया है, इनका नेचर बताया, किस तरह के ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स टू रेकॉन, काउंट, enumerate, calculate, reason relating to number। तो नंबर से रिलेटेड ही बेसिकली ये फिलॉसफी है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बताए गए, इसका नाम है सांख्य फिलॉसफी। इट इज अ सिस्टम ऑफ ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म। इट इज ड्यूअलिस्टिक बिकॉज इट रिकॉग्नाइज टू अल्टीमेट इटर्नल रियलिटीज। इस फिलॉसफी को ड्यूअलिस्टिक नेचर का कहा जाता है, ड्यूअल नेचर का कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट इटर्नल रियलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, पहचाना गया है ना। तो ये जो टोटल 25 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बताए गए हैं, इनमें से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो इटर्नल रियलिटीज हैं। और इटर्नल रियलिटीज का मतलब आपको पता है, ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होती। क्लियर? तो ये 2 इटर्नल रियलिटीज क्या है? पुरुष एंड प्रकृति। क्लियर? तो ये जो टोटल 25 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कहा जाता है पंच तत्व। तो जैसे हमारा शरीर जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पंच तत्वों का बना हुआ है ना। तो पंच तत्व 5 हो गए, 2 ये हो गए, तो ऐसे करके इन्होंने 25 बताया। तो हम सारे नामों पे नहीं जा रहे 25 पे, है ना। हम सिर्फ यहाँ पे जो इटर्नल रियलिटीज है 25 में से, उनको ही हम एक्सप्लेन करेंगे, पुरुष और प्रकृति। अब देखिए, पुरुष का क्या मतलब है? पुरुष मेल फीमेल से मतलब नहीं है। पुरुष का मतलब है स्पिरिट और सेल्फ, है ना। मैं की जो हम बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, उसकी बात की गई है। और प्रकृति का मतलब है नेचर। क्लियर? सांख्य फिलॉसफी ट्राइज टू एस्टैब्लिश सम रिलेशनशिप बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति फॉर एक्सप्लेनिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ होगा, उसका कोई प्रोसेस हुआ होगा। तो अगर हम साइंस में देखें तो साइंस में बताया गया है, लेकिन साइंस से बहुत पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। तो ऋषि कपिल ने बेसिकली पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझाया है। और जब हम इस रिलेशन को समझते हैं कि पुरुष और प्रकृति कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे हमें ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ होगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। ठीक है, तो अब इसमें पुरुष और प्रकृति की बात करें तो उसकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है।
तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो पुरुष इज एवर प्योर, वाइज एंड फ्री। पुरुष जो है, आत्मा जो है, सोल जो है, वो प्योर है, वाइज है और हमेशा फ्री रहना चाहती है, ठीक है। बट इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर व्हेन इट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद प्रकृति। देखिए, प्योर, वाइज और फ्री रहना चाहती है, लेकिन जब वो प्रकृति से इंटरेक्ट करती है तो उसको क्या होता है, पेन और प्लेजर दोनों ही होते हैं, सुख दुख मिलते हैं उसको। लेकिन आत्मा इन सब से परे रहना चाहती है, दूर रहना चाहती है, तो वो प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती है ना। इसीलिए यहां लिखा गया कि वो हमेशा फ्री रहना चाहती है, ठीक है। लेकिन फ्री नहीं रह पाती, क्यों नहीं रह पाती, अभी आगे पढ़ेंगे। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इज द मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 गुण और क्वालिटीज, सत्व, राजस और तमस। प्रकृति जो है वो मटेरियल कॉज है। मटेरियल कॉज का मतलब यह है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी कोई नई चीज बनेगी, कुछ भी क्रिएट होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रकृति से आएगा। प्रकृति के अंदर 3 क्वालिटीज हैं सॉरी, सत्व, राजस और तमस। सत्व की बात करें तो इसको लाइट से डिनोट करते हैं, राजस की बात करें तो इसको एक्टिविटी से डिनोट करते हैं, और तमस का मतलब क्या होता है, इनर्शिया, है ना। लाइट, एक्टिविटी एंड इनर्शिया, ये प्रकृति के अंदर तीनों क्वालिटी जो है वो प्रेजेंट रहती है। द स्टेट इन विच द गुड्स आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड प्रकृति। अब देखिए, ये जो तीनों क्वालिटी हैं, सत्व, राजस और तमस, अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना, इनकी परसेंटेज सेम है, तो इस कंडीशन को ही बोलते हैं क्या, प्रकृति, ठीक है। और जब भी प्रकृति ये स्टेट बनी रहेगी, मतलब तीनों ये इक्विलिब्रियम में होंगे, तो कुछ भी नया क्रिएट नहीं होगा। बट व्हेन डिस्टर्ब्ड द स्टेट इज कॉल्ड विकृति। लेकिन जब तीनों ये इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में जाते हैं, इनका स्टेट डिसबैलेंस होता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है विकृति। डिस्टर्बेंस of the equilibrium of प्रकृति produces the material world। और जब प्रकृति से क्या होता है, विकृति स्टेट आती है, मतलब इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होता है, ये तीनों क्वालिटी की परसेंटेज में चेंज होता है, तभी कुछ मटेरियल वर्ल्ड में नया बनता है ना। प्रोड्यूसेस द मटेरियल वर्ल्ड। आगे अगर आप बात करें और देखें दोनों की रिलेशन की बारे में बात करते हैं, है ना। तो रिलेशन बिटवीन पुरुष और प्रकृति की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में जो बेसिकली रिलेशन है वो आयरन और मैग्नेट का रिलेशन है। कैसे, जो इसमें पुरुष है वो आयरन की तरह एक्ट करता है और प्रकृति मैग्नेट की तरह एक्ट करती है ना। तो पुरुष फ्री रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि प्रकृति एक मैग्नेट की तरह काम करती है, तो वो पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पुरुष itself does not come into contact with the प्रकृति but it influences प्रकृति। पुरुष या आत्मा जो है प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती, लेकिन उसको प्रभावित करती है। Thus the प्रकृति is prompted to produce, ठीक है। As the goods undergo more and more changes, प्रकृति goes on differentiating। अब देखिए, जो हमने बात करी कि पुरुष जो है प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं आना चाहता, लेकिन ये मैग्नेट की तरह काम करती है, पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो पुरुष को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज का बेसिकली हम बोल सकते हैं जन्म होता है। क्लियर। और आगे देखें तो ये जो 3 क्वालिटी है, सत्व, राजस और तमस, अगर इनकी क्वालिटी में डिफरेंशिएशन होता रहता है, इन तीनों गुणों में फर्दर चेंजेस आते रहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रकृति इज प्रॉम्प्टेड टू प्रोड्यूस, है ना। और अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको बोला गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग इनटू न्यूमरस वेरियस वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, नए ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं। दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज इवोल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल है, मंकी जो है ना, मंकी के द्वारा बोल रहा हूं, अगर साइंस ये कहते हैं कि हम लोग जो है मंकी से इवॉल्व हुए, तो मंकी में धीरे धीरे चेंजेस आते गए, डिफरेंशिएशन आते गए, तो मंकी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग फॉर्म हो रहा है, ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पर भी ये कहा गया कि प्रकृति के अंदर अगर डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा, तो जो चीजें हैं उनके अंदर भी क्या कहते हैं, चेंजेस आते चले जाएंगे, कोई नई स्पीशीज बनती चली जाएगी। इसको साइंस ने आगे चल के क्या माना, साइंस ने इसको क्या माना, इवोल्यूशन माना, ठीक है। तो फिर जब इवोल्यूशन हो रहा है तो इवोल्यूशन के बाद डिसोसिएशन होगा। देखिए, पहले कोई चीज क्रिएट हुई, क्रिएशन हुआ,
ठीक है, क्रिएशन के बाद इवोल्यूशन हो रहा है उस चीज में, और इवोल्यूशन के बाद क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है या डिसोल्यूशन हो रहा है। मतलब ये है कि अगर कोई भी नई चीज क्रिएट होगी तो उसका डिसोल्यूशन जरूर होगा। क्लियर, फॉलोड बाय डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, डिसोल्यूशन में जो भी मटेरियल से, जिस भी मटेरियल से चीजें बनी हुई हैं वो सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। देखिए यहां पे लिखा भी है, इवोल्यूशन इज फॉलोड बाय डिसोल्यूशन। इन डिसोल्यूशन in physical existence all the worldly object mingle back into the प्रकृति। तो जैसे बात की गई है कि ह्यूमन बीइंग है, पंच तत्वों का बना हुआ है, तो ह्यूमन बीइंग की जब डेथ होगी, इवोल्यूशन के बाद जब डिसोल्यूशन होगा, पहले क्रिएशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, उसके बाद अब डेथ हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, कोई चीज खत्म हो रही है, तो वो जिन चीजों से मिलके बनी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल हमें प्रकृति से मिला था, तो वो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है वापस मिंगल बैक, मतलब वापस वो प्रकृति के अंदर चला जा रहा है ना। तो जो स्टार्टिंग में हमने 25 कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करी थी, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है, तो जब वो ऑब्जेक्ट खत्म होगा, उसकी लाइफ खत्म होगी, तो वो ऑब्जेक्ट जिन चीजों से बना था, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से बना था, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो जाएंगे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट दोबारा से प्रकृति के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस फिलॉसफी के द्वारा ऋषि कपिल ने इस एग्जिस्टेंस की रियलिटी को बताने की कोशिश करी है। और वो रियलिटी क्या है, ये यूनिवर्स कैसे बना है, कोई चीज नई कैसे क्रिएट होती है, उसमें इवोल्यूशन कैसे होता है, और लास्ट में उसका डिसोल्यूशन कैसे होता है, मतलब वो चीज कैसे खत्म होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी फिलॉसफी पढ़ेंगे। थैंक यू।